नमस्कार, मैं हूं मनोज सनी। आईएनटी मिड सेशन में आपका स्वागत है। 5 बड़ी खबरों को लेकर हम आपके साथ रहेंगे कुछ देर और इसके जरिए आपको बताएंगे कि आज मध्य प्रदेश में क्या नया रहा और क्या खास होने वाला है। साथ ही ये भी बताएंगे कि कुछ दिलचस्प खबरें जिनको देखकर आपको लगेगा कि ऐसा भी होता है। चलिए देखते हैं आज की 5 बड़ी खबरें। सस्ती बिजली, बड़ी राहत। वॉक ओवर नहीं देगी कांग्रेस। विजय वर्गीय का ऑफर। बोर्ड में लड़कियों का डंका। मर गई मानवता। चलिए खबर की शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश से। कोरोना काल के बीच भले ही लोगों के लिए कई मुसीबतें झेलनी पड़ रही हो, लेकिन ऐसे में मध्य प्रदेश सरकार अब कई सौगातें देने जा रही है। दरअसल जिस तरह की खबरें आ रही है, आज कैबिनेट की बैठक हुई और बैठक में सरकार ने कई तरह के निर्णय लिए हैं। इस बीच मध्य प्रदेश के लोगों के लिए तकलीफों को कम करने के लिए शिवराज सिंह चौहान एक नई सौगात लेकर आए। दरअसल उन्होंने बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देते हुए बिजली बिल में कटौती की घोषणा की है। जिनका बिजली का बिल 100 रुपए आया है उनको 50 रुपए देने होंगे और जिनके 400 रुपए बिल आया है उनको 100 रुपए देने होंगे। सस्ती बिजली, बड़ी राहत, यही आज देखने को मिला है। उपभोक्ताओं को साथ 400 की जगह, जैसा हमने आपसे कहा, 100 रुपए और 95 लाख उपभोक्ताओं को इसका फायदा होगा। 33 करोड़ रुपए का लाभ होगा उपभोक्ताओं को, लेकिन सरकार की जेब से जाएंगे एक बड़ी राशि। लेकिन मध्य प्रदेश सरकार ने उपचुनाव से पहले एक बड़ी राहत दी है सभी उपभोक्ताओं को। करीब करीब 95 लाख उपभोक्ताओं को इसका फायदा मिलेगा। 23 करोड़ का लाभ लोगों को मिलेगा। लेकिन क्या कहना है डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का, मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री, सुनिए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज मंत्रिपरिषद की बैठक में कई अनुमोदन किए। कोरोना काल जो चला था, इस कोरोना काल के अंदर जिन लोगों का 100 रुपया बिल आया था उसे 50 रुपया, जिनका 400 तक का आया था उसे 100 रुपया और उससे अधिक वालों का आधा करने का तय किया। इसके बाद भी बिलों में विसंगतियों की सूचनाएं मिलने पर आज मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए कि 15 दिन का एक कैंपेन चलाएंगे। तो सभी विधानसभाओं में शिविर लगेंगे और इस शिविरों के अंदर जो विसंगति बिलों की है, बिलों की अधिकता है, ऐसे बिल जो 93 लाख के अंदर आते हैं, मतलब 56 लाख उपभोक्ता ऐसे हैं जिनका 100 रुपया से 50 रुपया बिल किया गया है। 30 लाख ऐसे लोग हैं जो कि जिन्हें 50 रुपया किया गया है 100 रुपये से, और 400 से 100 रुपया किया गया है। ऐसे कुल 86 लाख है और कुल जो बचे हैं 93 लाख, उसके बचे हुए का भी आगे आने वाले 15 दिन में समाहित कर लिया जाएगा। इस तरह से 95 लाख उपभोक्ताओं को 623 करोड़ का लाभ सरकार ने दिया है। 23 मार्च से जब ये सरकार बनी और उससे 22 जून तक सरकार ने इस तरह की अनेक सुविधाएं और राहत हमारे मध्य प्रदेश के लोगों को दी, जिससे कि आर्थिक स्थिति में गति बनी रहे। वो लोग जो खजाना खाली है कहते थे कि हम उन्हें भी आपके माध्यम से ये बताना चाहते हैं, आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं कि मध्य प्रदेश की सरकार ने अनेक कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से अलग अलग खातों में, जैसे सामाजिक न्याय विभाग में जो हितग्राही थे उन्हें 562 करोड़ रुपया उनके खातों में डाला। तो हम आपको बता दें 623 करोड़ रुपए सरकार के खाते से जाएंगे। 23 करोड़ नहीं बल्कि 623 करोड़ रुपए का सरकार के खाते पर वजन पड़ेगा। लेकिन जैसा कह रहे हैं डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री हैं और सीधे तौर पर कह रहे हैं कि लोग
खजाना खाली होने का रोना रोते थे, लेकिन हमने उसी खजाने को जनता के लिए खोल दिया। संदीप मिश्रा मेरे साथ जुड़ रहे हैं। संदीप मिश्रा, बड़ी महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक थी आज और कई तरह की राहत लोगों को मिली। ऐसे दौर में जब लोगों को राहत की आवश्यकता है, कोरोना का दौर है, कोरोना का संकट है, रोजगार बंद है, काम धंधे बंद है, तो व्यक्ति कहां से बिल जमा करेगा? ऐसे में सरकार ने बड़ी राहत दी है, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, प्रदेश सरकार ने एक ऐसे समय पर लोगों को राहत दी है जब उनको जरूरत थी। जिस तरह से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान संवेदनशील मुख्यमंत्री के रूप में माने जाते हैं, उसका परिचय यहाँ पर दिया है उन्होंने। लगातार विपक्ष बिजली बिल को मुद्दा बना रहा था, कहीं न कहीं एक तरह से ये भी कह सकते हैं कि इस फैसले के बाद एक बड़े मुद्दे को, चुनावी मुद्दे को यहाँ पर प्रदेश की शिवराज सरकार ने खत्म कर दिया है। चुनाव में इसी मुद्दे को लेकर के कांग्रेस पार्टी जाने वाली थी, लेकिन ऐन मौके पर यहाँ पर शिवराज सरकार ने इस फैसले को लेकर के कहीं न कहीं इस मुद्दे को खत्म कर दिया है। जिस तरह से 95 लाख लोगों को इसे लाभ देने की बात कही जा रही है, वो अपने आप में बड़ी बात है। लगातार जबकि प्रदेश की सरकार आर्थिक स्थिति से गुजर रही है, कहीं न कहीं प्रदेश में राशि की कमी है, उसके बाद भी सरकार इस तरह का फैसला कर रही है। और उसके अलावा एक और भी बड़ी बात है कि जिसको शिकायत है, कोई भी दिक्कत है, तो प्रदेश की सभी विधानसभाओं में विधानसभा बार कैंप लगाने की बात कही जा रही है बिजली विभाग की ओर से। तो अगर विभाग की ओर से कैंप आयोजित किए जाते हैं और लोगों को जो समस्या है, जिनकी अगर बिजली का बिल उसके बाद भी नहीं सुधर के आ रहा है, तो वो भी वहां पर अपनी शिकायत ले जा करके जाएंगे और उनकी बिजली के बिल की समस्या सुनी जाएगी। तो ये सरकार ने अपने आप में एक बड़ा फैसला किया है, जनहित में फैसला किया है, जो कि कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से तारीफ कर जरूर बनती है। नहीं, लेकिन तारीफ बनती है, लेकिन क्या मतदाता, क्या वो उपभोक्ता जो कम से कम उन 22-24 विधानसभा क्षेत्र में रहेगा जहां इलेक्शन होना है, तो क्या ये मान लिया जाए कि सरकार को इसका लाभ मिलेगा? और जैसा आप भी कह रहे थे, कांग्रेस एक बड़ा मुद्दा इसको बनाने वाली थी, तो क्या इस मुद्दे को अब खत्म कर दिया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने? दूसरा, पूर्व की जो सरकार है उन्होंने भी बिजली बिल माफ किया था, तो उसमें और इसमें फर्क क्या है? अब देखिए यहाँ पर फर्क है, बड़ा फर्क है, क्योंकि उनकी जो योजना थी तो 100 यूनिट 100 रुपए की थी, और उससे ऊपर अगर यूनिट जाता है तो फिर ज्यादा बढ़ करके रुपए आते थे। वो भी एक अपने आप में उनकी योजना एक अच्छी योजना थी। लेकिन यहाँ पर जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया है कोरोना काल में, जो इन्होंने जैसे कि 100 रुपए के बजाय 50 रुपए बिल आएगा कर दिया है सीधे, जिसका 100 रुपए था सीधे 400 था, उसको सिर्फ 100 रुपए जमा करने पड़ेंगे। तो एक बड़ी राशि कहीं ना कहीं कम की गई है। हजारों रुपए लोगों के बिल पहुंचे थे, तो उसको कम से कम किया गया है। तो वो लोगों को कहीं ना कहीं वो असर दिखाएगा और चुनाव में इन चीजों का व्यापक असर होगा। खासकर अगर जो गरीब वर्ग है उसको इससे फायदा होगा, और गरीब जो होता है तो इन सब चीजों को याद रखता है। ऐन मौके पर जो तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ जी सोच रहे थे कि इसका लाभ उठाएंगे, तो ऐन मौके पर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने चौका मारने की कोशिश की है। और चुनाव से पहले संदीप ऐसे कई चौके मारने पड़ेंगे सरकार को, क्योंकि दोनों ही दल, चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात करें, कांग्रेस भी एक अपने तरीके से तैयारियां कर रही है। और बिजली बिल को लेकर तो कम से कम पूर्ववर्ती सरकार की तारीफ हुई थी, लेकिन उससे ऊपर जाकर वर्तमान सरकार यानी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए कई सारे फैसले आज कैबिनेट में किए हैं और इसका लाभ सीधे तौर पर जनता को मिलेगा। अगली खबर है, विधानसभा के मानसून सत्र में विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव होते हैं। कमलनाथ सरकार के समय विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव के दौर में हमने ये देखा था कि भाजपा ने जिस तरह अपने प्रत्याशी उतारे थे, उसी तरह कांग्रेस भी अपने प्रत्याशी उतार सकती है। इसे लेकर पार्टी नेतृत्व द्वारा रणनीति पर विचार किया जा रहा है। दरअसल जिस तरह से राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस को तय संख्या से अधिक विधायकों का समर्थन मिला है, उससे पार्टी नेताओं के हौसले बुलंद है। ऐसे में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव निर्विरोध होने की संभावना अब कम लग रही है। कांग्रेस की ओर से डॉक्टर गोविंद सिंह, सज्जन सिंह वर्मा, केपी सिंह, कांतिलाल भूरिया जैसे नेता दावेदार हो सकते हैं, तो बाकओवर नहीं देगी कांग्रेस, ऐसा समझ आ रहा है। और मेरे साथ संवाददाता आमिर जोड़ रहे हैं, उनसे समझते हैं। आमिर, क्या कहा जाए, यदि अध्यक्ष उपाध्यक्ष बनने की जो राह में खड़े हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, तो क्या राह आसान नहीं होगी? लेकिन हम यदि वोटों के गणित को देखें, विधायकों के गणित को देख के समझे, तो हमें लगता है सिर्फ एक पच्चर जरूर फंसा सकती है कांग्रेस, रोक सकती है, लेकिन अध्यक्ष उपाध्यक्ष बनाने में सफल हो जाएगी भारतीय जनता पार्टी। पर क्या रणनीति है, क्योंकि राज्यसभा की रणनीति कांग्रेस की कम आई है।
देखिए, ये बात तो पहले भी कांग्रेस को पता थी। राज्यसभा चुनाव के दौरान जब दो प्रत्याशी कांग्रेस के और दो प्रत्याशी बीजेपी की ओर से उतरे थे, तब भी दोनों सीट जीतने का दावा कांग्रेस करती रही थी। हालांकि संख्या बल के आधार पर कांग्रेस को पता था कि उनकी एक सीट होगी, लेकिन जिस तरह से राज्यसभा चुनाव में उनको मतदान ज्यादा मिला है, वोट की संख्या बढ़ी है, क्योंकि बीजेपी की ओर से भी जो क्रॉस वोटिंग हुई है उसमें उनका साफ तौर पर यही कहना है कि इसको मानवीय भूल बताया जा रहा है, लेकिन ये कहीं ना कहीं मानवीय भूल नहीं है, क्योंकि कई बार ये वरिष्ठ विधायक हैं गोपीलाल जाटा, और उसी के साथ में ये कहे कि पहले भी मॉक पोल करवाई गई थी, उसके बाद क्रॉस वोटिंग। अब कांग्रेस जो है इस मौके को बनाना चाह रही है। कांग्रेस ये चाह रही है कि जिस तरह से मध्य प्रदेश के विधानसभा सत्र में जब कांग्रेस की सरकार थी, तब बीजेपी ने भी अपने प्रत्याशियों को उतारा था, कांग्रेस भी अब उतार के जो है यूं कहें कि किस्मत आजमाना चाहती है, और यूं भी कहा जा सकता है कि नाराजगी को भुनाने की कोशिश कांग्रेस कर सकती है, क्योंकि कई जगह से नाराजगी के सुर बीजेपी विधायकों के सुनने को मिले हैं। अब कांग्रेस ये सोच रही है कि जिस तरह से राज्यसभा चुनाव के दौरान क्रॉस वोटिंग हुई या यूं कहें एक वोट निरस्त हुआ था, इस नाराजगी को कांग्रेस मध्य प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के जब चुनाव होंगे उसमें भी अपने और घसीटने की सोच रही है, और यह सोच रही है कि वोट अपने पाले में आएगा तो कहीं ना कहीं जीत हासिल हो सकती है। लेकिन ये देखिए, कयास लगाए जा सकते हैं, लेकिन उम्मीद कम है। संख्या बल के आधार की बात की जाए तो कांग्रेस के पास में बीजेपी के मुकाबले विधायकों की संख्या कम है। ऐसे में जो है बीजेपी के ही अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुने जाएंगे, लेकिन फिर भी ये यूं कहें कि कांग्रेस बीजेपी का ध्यान भटकाने के लिए अपने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के प्रत्याशी को मैदान में उतारेगी। जिस तरह से उपचुनाव की तैयारियों में दोनों पार्टी लगी हुई है, अब इसमें से पार्टी को जो है विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव में भी लग जाए, इसको लेकर कांग्रेस की रणनीति बना रही है। कांग्रेस के आलाकमान प्रयास कर रहे हैं कि अपनी ओर से भी प्रत्याशियों को उतारा जाए, चाहे वो सज्जन सिंह वर्मा हो, डॉक्टर गोविंद सिंह हो, चाहे वो कांतिलाल भूरिया हो, या यूं कहें कि आदिवासी कार्ड भी यहां पर खेला जा सकता है, क्योंकि जब कमलनाथ सरकार थी, तत्कालीन सरकार ने जब अध्यक्ष और विधानसभा उपाध्यक्ष के लेकर वोटिंग हुई थी, तब भी जो है दलित वोट के नाम को लेकर चर्चाएं गर्म थी, और उस वक्त जो है हिना कांवरे उपाध्यक्ष बनी थी, तब भी कहा गया था कि चलिए आबिर, हम देखते हैं कि आखिर क्या देखने को मिलता है मध्य प्रदेश में विधानसभा सत्र के दौरान। लेकिन कांग्रेस की अपनी तैयारियां हैं और अपनी रणनीति के तहत वो आगे बढ़ना चाहती, राज्यसभा से उत्साहित है। उनको लगता है कि 57 वोट जब दिग्विजय सिंह लेकर आ गए हैं तो आगे चलकर शायद उनकी रणनीति काम आएगी। लेकिन एक बार कहते हैं ना कि दूध से जला हुआ आदमी छाछ भी फूंक कर पीता है, तो भारतीय जनता पार्टी इस बात को समझ रही होगी। अगली खबर की तरफ हम बढ़ेंगे। उपचुनाव को लेकर बैठक और बागी नेताओं को मनाने का दौर शुरू हो गया। इस बीच बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय धार के बदनावर में पहुंचे, जहां बागी हुए राजेश अग्रवाल को मनाने उनके घर तक जा पहुंचे। विजयवर्गीय ने कहा, आने वाला समय बदनावर के लिए स्वर्णिम है। बदनावर में राहुल गांधी की बात नहीं होगी, बदनावर में बात होगी शिवराज की, बदनावर में बात होगी मध्य प्रदेश की सरकार की। उन्होंने ये भी कहा कि कार्य की आवश्यकता है। मैं अग्रवाल परिवार को जनसंघ के जमाने से जानता हूं, उन पर कोई दाग नहीं है। पूर्व मंडी बोर्ड डायरेक्टर रहते अग्रवाल ने मंडी निधि से करोड़ों का काम कराए हैं। विधानसभा की जनता के वोट से क्षेत्र के 2 लोगों को कैबिनेट में जगह मिलेगी। दत्ती गांव ने मुख्यमंत्री से बात कर नर्मदा के लिए 1600 करोड़ रुपए के कार्य स्वीकृत करा लिए। नर्मदा का पानी क्षेत्र में आने से पेयजल व सिंचाई व्यवस्था मिलेगी। लेकिन इससे अलग हटकर अब विजयवर्गीय, कैलाश विजयवर्गीय ने क्या ऑफर दिया है, जरा इसको सुनिए। चुनाव से पहले क्या क्या देखने को मिलेगा, जरा समझिए और सुनिए कैलाश विजयवर्गीय जी ने क्या कहा। एक वोट के अंदर बदनावर में 2 कैबिनेट मंत्री मिलेंगे बस। अरविंद जी और सीएम ने बात कर ली थी इनसे, अरविंद जी मेरन साहब ने और सीएम ने, तो इसने मेरे को पूछा ही, एक वोट के अंदर बदनावर में 2 कैबिनेट मंत्री मिलेंगे बस। अरविंद जी और सीएम ने बात कर ली थी इनसे, अरविंद जी मेरन साहब ने और सीएम ने, तो इसने मेरे को पूछा ही, एक वोट के अंदर बदनावर में 2 कैबिनेट मंत्री मिलेंगे बस। अरविंद जी और सीएम ने बात कर ली थी इनसे, अरविंद जी मेरन साहब ने और सीएम ने, तो इसने मेरे को पूछा ही, एक वोट के अंदर बदनावर में 2 कैबिनेट मंत्री मिलेंगे बस। अरविंद जी और सीएम ने बात कर ली थी इनसे, अरविंद जी मेरन साहब ने और सीएम ने, तो इसने मेरे को पूछा ही। चलिए, कैलाश विजयवर्गीय अपनी बात बोलने में जाने जाते हैं और उनको सब पता है कि किस मंच पर मैं जाऊंगा, क्या बोलना है, क्या करना है।
और आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने मालवा और निमाड़ में जहां भी चुनाव होना है उसकी जिम्मेदारी कैलाश विजयवर्गीय को दी है। और जब वो कोई जिम्मेदारी ले लेते हैं तो उसका उदाहरण पश्चिम बंगाल है, जहां लोकसभा में सर्वाधिक सीटें तो नहीं मिली, लेकिन जो नहीं मिलती थी उससे कई गुना ज्यादा वो जिताने में कामयाब रहे थे। उसका श्रेय भी उनको मिला था। तो इसी तरह जब वो बदनावर पहुंचे तो उन्होंने कटाक्ष भी किया और एक तरह से रास्ता भी ढूंढ निकाला। उन्होंने कहा एक नहीं दो, यानी राजेश अग्रवाल को मनाने की बात भी कह दी और दत्ती गांव कैबिनेट मंत्री बनेंगे ये भी जनता से अपील कर दी। साथ ही ये भी कह दिया कि आप मंत्री तो बन जाएंगे, लेकिन बनने से पहले, आने से पहले आपने मेनन जी और शिवराज जी को पूछा, मुझे तो नहीं पूछा। तो फिर उसमें कुछ सवाल भी है। मेरे साथ इस समय विक्की जुड़ रहे हैं, विक्की पुरोहित मेरे संवाददाता हमारे, उनसे बात करते हैं। विक्की, क्या कहेंगे, कैलाश जी कितनी देर रुके और क्या जो लोग नाराज हैं उनको मनाने में सफल हुए? जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहाँ पर जो भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव हैं कैलाश विजयवर्गीय जी बदनावर पहुंचे थे, जहां पर राजेश अग्रवाल की फैक्ट्री है, वे वहां पहुंचे, जहां पर राजेश अग्रवाल ने पहले से ही नियोजित कार्यक्रम के अनुसार मंच लगाया था और यहाँ वे लगभग आधा घंटे रुके और इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं से भी चर्चा की और इस दौरान राजेश अग्रवाल ने भी उनसे अपनी बातें रखी। साथ ही जो है विजयवर्गीय जी, उन्होंने उनको आश्वस्त किया कि आप जो हैं मेरे बेटे के समान हैं। एक मेरा बेटा आकाश है और दूसरा जो मेरा बेटा है वो राजेश है। तो राजेश और आकाश में कोई अंतर नहीं है, जो सम्मान आकाश को मिलता है वही राजेश को मिलेगा। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि जो है कि हम बदनावर को एक नहीं दो कैबिनेट मंत्री देंगे। जी चलिए, लेकिन ये उनका कहना है कि मुझसे नहीं पूछा, शिवराज जी और मेनन जी से पूछा। जब ये कहा होगा तो वहां ठहाके लगे होंगे, इसका क्या आशय निकाला जाए? बिल्कुल, निश्चित तौर पर जैसा उन्होंने हंसी मजाक के तौर पर ये कहा कि आपने पहले मेनन जी और शिवराज जी से पूछा है तो आपकी बात पहले ही हो चुकी है, तो शायद निश्चित तौर पर जो राजेश जी हैं इनकी बात पहले ही शायद कहीं हो चुकी है। इनकी जानकारी शायद विजयवर्गीय जी को भी नहीं थी, बाद में पता चला। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका विक्की। और मध्य प्रदेश में उपचुनाव की आहट सुनाई देने लगी है। जहां जिनको जिम्मेदारी दी गई है वो वहां पहुंच रहे हैं। जैसा हमने देखा कि कैलाश विजयवर्गीय बदनावर पहुंचे थे और मालवा की अलग अलग सीटों पर वो आगर भी जाने वाले, वहां भी चुनाव होने वाले हैं, तो जिम्मेदारी उनकी है। अब वो हंसी मजाक के जरिए बात कहें या उनके कहने के तरीके बहुत सारे हैं, उनकी राजनीति को हम जितना समझते हैं, लेकिन जब जिम्मेदारी मिल जाती है तो उसको पूरा करते हैं। इसके बारे में उन्हें जाना भी जाता है। अगली खबर, अब हम मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ की तरफ चलेंगे। छत्तीसगढ़ में 10वीं और 12वीं के नतीजे जारी कर दिए हैं। हाई स्कूल में 73.62% परीक्षार्थी पास हुए, वहीं 12वीं का परीक्षा परिणाम 78.59% है। हाई स्कूल में प्रज्ञा कश्यप ने टॉप किया है, उन्हें 100% अंक मिले हैं, जबकि 12वीं की परीक्षा में टिकेश वैष्णव टॉपर हैं। शिक्षा मंत्री प्रेमसाय टेकाम ने वीडियो कॉन्फ्रेंस से ही परिणाम की घोषणा की। हाई स्कूल में लड़कियों का प्रतिशत 76.28 और लड़कों का प्रतिशत 70.53% रहा है, जबकि 12वीं की परीक्षा में लड़कियों का प्रतिशत 82.02 और लड़कों का 74.70% रहा है। बोर्ड में लड़कियों का डंका, छत्तीसगढ़ के बोर्ड के नतीजे सामने आए हैं, लेकिन जो लोग टॉप किए हैं उनसे हमारे संवाददाताओं ने बात की है। सुनिए और समझिए, वो लोग भी देखें जो परीक्षाओं में परीक्षा देते हैं लेकिन डरते हैं, समझते नहीं है कितनी मेहनत करना होता है और टॉपर कैसे बनते हैं। जरा इन बच्चों को देखिए। वो सर, एक सब चीज़ स्ट्रेटेजी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से प्लानिंग करते हैं अपने आखिरी गोल के लिए। तो बस एक था कि अपना 100% देना है मेरे को, बस ये शुरू से मकसद था और उसी के ऊपर काम करता गया हूँ कि बस मेरे को अपना पूरा करना है। रिजल्ट कितना आना है उससे ज़्यादा मतलब नहीं है, बस सिर्फ मेरे को अपने से अपना बेस्ट देना है। थोड़ा सा है प्रॉब्लम, इकोनॉमिकली प्रॉब्लम आया है, मेरे परिवार में काफ़ी कुछ आया है। जैसा अभी है इंजीनियरिंग के लिए, अब जो एग्ज़ाम है, एंट्रेंस एग्ज़ाम है, वो अपना करना है। 10वीं की टॉपर है प्रज्ञा कश्यप, जो 100% अंकों के साथ टॉप की है। वो एक छोटे से ग्राम में रहती है और गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई करती है। यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है प्रज्ञा कश्यप और उनके परिवार वाले। उनसे जानना चाहते हैं कि उन्होंने किस तरह से यहाँ पर पढ़ाई की, परीक्षा की तैयारी की और वो आगे भविष्य में क्या बनना चाहते हैं। जी बताएंगे, आपने किस तरीके से 10वीं की जो एग्जाम की तैयारी है वो तैयारी की, आपका क्या लक्ष्य दिया आपने और परिवार वालों का किस तरह से मोटिवेशन आपको मिला?
तो आपने पूछा कि तैयारी किस तरह से स्टार्ट की। तो जब मैं जैसे मेरा जो नाइन्थ में रिजल्ट आया तो मैंने डिसाइड कर रखा था कि मुझे जो है टॉप करने की दृष्टि से पढ़ना है। तो उसी दृष्टि से मैंने हार्ड वर्क शुरू से किया है और जैसे स्कूल के स्टार्ट से मैंने अपने लिए एक शेड्यूल तैयार कर रखा था, एक टाइम टेबल बना रखा था, उसी के अनुसार मैं कंसिस्टेंट होकर पढ़ती रही। जब एग्जाम की डेट आई तब डेट से पहले भी मैंने अपना जो टाइम लिमिट था उसको थोड़ा बढ़ाया और ज़्यादा घंटे हार्ड वर्क किया। और यहाँ के पिताजी भी एक टीचर है और आप एक गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ाई की है, तो अधिकतर देखा जाता है लोग कहते हैं कि गवर्नमेंट स्कूल में ज़्यादा अच्छी पढ़ाई होती नहीं है, लेकिन यहाँ पर पूरे गौरवान्वित करने वाली बात है कि आप एक छोटे से गांव में गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई की है। और किस तरह से वहाँ पढ़ाई होती थी, वहाँ के टीचरों का कैसा आपके द्वारा आपको मोटिवेट किया जाता था, और आपके पिताजी जो एक खुद शिक्षक है उनके द्वारा कैसा मोटिवेट किया गया? आपने पहले बोला कि स्कूल की भ्रांतियाँ कैसे होती हैं, तो ये कितना पर गलत है कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती। जैसे मैं यहाँ पढ़ती थी तो यहाँ तो मुझे अच्छा ही बैकग्राउंड मिला, मुझे अच्छा माहौल मिला पढ़ाई के लिए। टीचर्स ने मुझे शुरू से इंकरेज किया, 9th रिजल्ट देखते हुए उन्होंने मुझे काफ़ी शुरू से इंकरेज करना स्टार्ट किया। और उनका जब क्वार्टरली हाफ ईयरली मेरा जब रिजल्ट आया तो उन्होंने बोला कि तुम मेरिट लिस्ट में आ सकते हो इजीली, तो मुझे और ज़्यादा मोटिवेशन मिला। जैसा बोलते हैं कि गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई नहीं होती, तो मेरे फादर खुद एक गवर्नमेंट टीचर है, तो इससे मुझे पता चला कि गवर्नमेंट टीचर जो है प्राइवेट टीचर से ज़्यादा अच्छा पढ़ा सकते हैं। तो जिस तरह से आपका रिजल्ट आया है, आगे भी उम्मीद करेंगे ऐसे रिजल्ट आते रहे। तो इन फ्यूचर भविष्य में आपकी क्या इच्छा है, क्या बनना चाहते हैं और किस तरह से देश की सेवा करना चाहते हैं? मैं भविष्य में IAS ऑफिसर बनना चाहती हूँ और लोगों की सेवा करना चाहती हूँ, और इसके लिए मैं मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का चयन करने वाली हूँ। हमारे साथ यहाँ पर प्रज्ञा के पिताजी हैं जो एक खुद शिक्षक हैं, उनसे जानना चाहते हैं कि उन्होंने किस तरह से अपनी पुत्री को मोटिवेट किया और उसकी पढ़ाई की तैयारी के लिए क्या सुविधा प्रदान की। अगर समयबद्ध रूप से व्यवस्थित रूप से बच्चों को अवसर दिया जाए, उनको मेहनत करने के लिए लक्ष्य दिया जाए और समय दिया जाए, तो बच्चे आसानी से लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर प्रज्ञा की माताजी भी हैं, उनसे जानना चाहते हैं कि प्रज्ञा किस तरह से अपने घर में पढ़ाई करती थी और क्या तैयारियाँ उनके द्वारा की जाती थी। मेरी बेटी बहुत अच्छी पढ़ाई करती थी और मैं बहुत खुश हूँ। मैं खुशी हमारी कुछ कह नहीं पा रही हूँ और आगे कुछ नहीं कर सकती। अब मेरी बेटी बहुत खुश रही है। जी, ये थे प्रज्ञा कश्यप जिन्होंने 10वीं में 100% ला कर पूरे जिले का, अपने गांव का और पूरे प्रदेश का नाम गौरवान्वित किए हैं, और उनकी इच्छा है कि वो आगे चलकर एक IAS ऑफिसर बने और देश की सेवा करे। जिस तरह से यहाँ पर गवर्नमेंट स्कूल की छात्रा जो है पूरे शासकीय स्कूल में पढ़ाई करके इस तरह की जो रिजल्ट लेकर आई है, इससे ये जो भ्रांति फैली हुई है सरकारी स्कूलों की, वो भ्रांतियां यहाँ पर गलत नजर आती है। और इस तरह से आगे भी हम इच्छा जाहिर करते हैं, आगे भी हम सोचते हैं, जानना चाहते हैं कि जो ये बच्ची आगे भी इस तरह की सफलता पाती रहे। कैमरा से साथ योगेश मौर्य, ND24 मुंगेली। चलिए, तो उन बच्चों के लिए ये समझना पड़ेगा कि सरकारी स्कूल के बच्चे भी 100 में से 100 नंबर लाते हैं। लोग कहते हैं कि प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाई होती है, लेकिन पढ़ाई तो हर जगह होती, करना आपको पड़ेगा। और ये वो बच्चे, होनहार बच्चे हैं जिनको देखकर आप भी शिक्षा ले सकते हैं, आप भी अपना मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। सतना जिले में जिगना विद्युत सब स्टेशन में एक ऐसा मामला आया जिसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यहां सुरक्षा उपकरणों के चलते बिजली सुधार रहे एक लाइनमैन की करंट लगने से मौत हो गई। इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गया। इस मामले में सब स्टेशन के ऑपरेटर ऋषि तिवारी पर लापरवाही का आरोप लगा। घटना झोपा गांव की है, जहां बिजली विभाग का अमानवीय चेहरा सामने आया है। लाइनमैन बुद्धसेन पटेल की करंट से मौत हुई। 7 घंटे तक वो लटका रहा, उसका शव पोल पर। लेकिन इन लोगों को समझ नहीं आया, जो जिम्मेदार लोग थे, कि उस सब को उतार लिया जाए। वो लटका रहा और कोई लेने नहीं जा पाया उसको। कितनी मानवीयता यहां तार तार हुई है। शर्म आना चाहिए ऐसे अफसरों को, शर्म आना चाहिए ऐसे बिजली विभाग के लोगों को कि अपने व्यक्ति को वहां 7 घंटे तक लटका के रखा, वो भी मौत हो गई उसकी। उसके बाद 7 घंटे बाद उसको उतारा गया। काफी लोग वहां एकत्रित हो गए। ऐसी तस्वीरें हम नहीं दिखाना चाहते और दिखाना भी नहीं चाहिए। लेकिन क्या कहना है, हमारे संवाददाता अविनाश से बात कर लेते हैं। अविनाश, क्या कहेंगे? कितने घंटे, 7 घंटे तक क्या उनको समझ नहीं आई बिजली विभाग के लोगों को कि उनके ही साथ का एक काम करने वाला व्यक्ति वहां उसका शिकार हो गया, उसके बाद उसको लेने तक नहीं पहुंचे? आपको बता दें सैनी जी, ये काफी गंभीर मामला है। इस मामले को लेकर अगर बिजली विभाग
चिंतित नहीं है। तो ये अपने ही टीम का एक व्यक्ति था जो डेली ही काम करता था और बिना सुरक्षा उपकरणों के सारे जितने भी लाइनमैन हैं वो काम करते हैं, लेकिन इनको अपने टीम के उतारने के लिए कर्मचारी को 7 घंटे लग गए। ये काफी शर्म की बात है कि बिल्कुल शर्म की बात है। अपना बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन इस तरह की खबरें देखने को मिलती है जो झकझोर देती है, और कुछ खबरें ऐसी होती है जो आपके मार्ग को, आपकी मंजिल तक पहुंचने का रास्ता दिखाती है। जैसे जिन बच्चों ने अंक लेकर आए उनको देखकर आप समझ सकते हैं। लेकिन राजनीति की इस समय चर्चा है, क्योंकि उपचुनाव आने वाले दिनों में तारीख तय होगी, उससे पहले कई तरह की तस्वीरें देखने को मिलेगी। और मिड सेशन में हम इसी तरह की खबरें लेकर आपके साथ होते हैं। अगली बार फिर मुलाकात होगी मिड सेशन में कुछ नई खबरों के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए IND 24 पर। नमस्कार।